अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, थर्मल फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चेंज इन स्टेट कैसे होती है, तो बस उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। छोटा सा टॉपिक है एंड देन मेजर टॉपिक हमारा वेपरेशन है। बाय अब्सॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, जब एक बॉडी जो है, मैटर जो है, वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी या उसको लूज करता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस आल्सो चेंज, यानी कि दैट कैन लीड टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जब भी आप किसी चीज को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके मोशन ज्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की मोशन ज्यादा होती है। मोशन क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनके दरमियान में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। हीट देने से बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो मोशन ज्यादा हो जाती है। अब अगर आप वही हीट जो आपने दी है, वही हीट अगर आप वापस ले लें तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात, मेथड रिवर्स हो जाएगा। जो आपने हीट दी थी अगर वो आप वापस ले लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि उनकी मोशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पार्टिकल्स की यही बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्ब करे एनर्जी या उसको लूज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम और द मॉलिक्यूल्स आल्सो चेंज। अगर आप एनर्जी अब्जॉर्ब करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर आप लूज करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या कम होने की वजह से ही जो मैटर का स्टेट है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर यानी कि स्टेट जो है मैटर की वो कब चेंज होती है? व्हेन द मैटर लूज और अब्जॉर्ब एनर्जी। यही बात हमने की, अगर एक मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या लूज कर रहा है तो उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर चला जाता है। उसको अब हम पढ़ते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो रेस कर लेते हैं ताकि हम और थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकें इसको। अच्छा जी, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी। व्हेन द सब्सटेंस absorb energy, the atom and the molecules move rapidly and hence need more space and separation between atom और the molecule। सिंपल सी बात कर रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे बल्कि बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर जो है सॉलिड है। क्यों मुझे सॉलिड कैसे पता चला? क्योंकि इसके पार्टिकल्स देखो बिल्कुल आपस में पास पास है। जब आप इसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा? इन पार्टिकल्स के दरमियान का जो बॉन्ड है वो आपस में टूटना स्टार्ट होगा और मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ एनर्जी दी, एनर्जी देकर क्या हुआ? ये जो पार्टिकल्स हैं वो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग थी वो टूटी और टूट के वो थोड़ा सा फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर गए। इट मे लीड टू टर्न अ सॉलिड टू ए लिक्विड। जब आप सॉलिड को एनर्जी देंगे तो उनके दरमियान के बॉन्ड्स टूटेंगे, वो थोड़ा सा फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉल्ड मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को, सॉलिड का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड लिक्विड टू गैस, और अगर हम क्या करें, इसी लिक्विड को दोबारा से क्या कर दें? और ज्यादा हीट कर दें। अब जाहिर है जितने ये थोड़े थोड़े अभी तो ये देखो बॉन्ड बने हुए हैं कुछ कुछ, तो अगर हम और हीट करेंगे लिक्विड को तो क्या होगा? ये वाले बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट होंगे। और जैसे गैस के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, फिर रैंडमली मोशन होगी। तो अगर आप लिक्विड को हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे भी बना हुआ नहीं है। इसी तरीके से अब इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से देखूं, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से देखूं तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ सॉलिड गैस को, ये इसके पार्टिकल्स दूर दूर बना देते हैं, ठीक है। जब आपने सॉलिड को हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग प्रोसेस। और जब आपने लिक्विड को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं बॉइलिंग प्रोसेस। अब जब आपने एनर्जी दी, सॉलिड को एनर्जी दी तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, और फिर लिक्विड को एनर्जी दी तो वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, यानी कि अब हमने एनर्जी को लॉस करवाना है, यानी कि रिलीज करवाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाय लूजिंग एनर्जी द एटम एंड द मॉलिक्यूल्स विल स्लो डाउन। जाहिर है उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड हेंस देयर इज लेस स्पेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। जब उनके पास एनर्जी नहीं होगी, देखो
यहाँ पे है, जब उनके पास एनर्जी नहीं होगी वो आराम से बैठे रहेंगे तो उनके दरमियान में जो स्पेस होगी वो भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इट में लेड टू टर्न ए गैस टू ए लिक्विड। यानी अगर आपके गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो दूर दूर नहीं जाएंगे, वो तो इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। यानी कि अगर आप गैस के मॉलिक्यूल से एनर्जी छीन लो तो क्या होगा, ये दोबारा से किधर चले जाएंगे, लिक्विड में चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन कंप्रेस सा हो जाना, ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि ये लिक्विड में आ गया, अब अगर लिक्विड के पास भी तो एनर्जी होती है ना, अगर आप उससे वो वाली एनर्जी भी छीन लो तो ये दोबारा किस में चले जाएंगे, सॉलिड में चले जाएंगे। और लिक्विड टू सॉलिड के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अब इसको एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। ये आपके पास सॉलिड दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है और साथ में गैसेस सब्सटेंस दिए हुए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, अगर सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड सब्सटेंस को। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को हीट दे देते हैं, ठीक है, अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था, अगर आप लिक्विड को हीट देंगे तो वो इवेपोरेट होगा या बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइल होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इसी तरीके से अगर आप गैस को कन्वर्ट करेंगे तो वो डिकम्पोजिशन के जरिए दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अभी सिर्फ यहां तक पढ़ा था, ये वाला स्टेप हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये वाला स्टेप अभी हमने नहीं पढ़ा। इसी तरीके से अगर हम दोबारा से मूव करें पीछे की तरफ, बुक में यही था ना, अगर आप गैस से एनर्जी को रिलीज करवा दें, हीट एनर्जी को दोबारा रिलीज करवा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप लिक्विड के अंदर आ गए हैं, अगर इसके अंदर से एनर्जी को आप रिलीज करवा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, और उसको आप प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर वेपोरेशन की जगह पे बॉइलिंग लिखा हुआ है और फ्रीजिंग की जगह पे लिखा हुआ है सॉलिडिफिकेशन। ये डिकम्पोजिशन और सब्लिमेशन को आपकी बुक के अंदर नहीं डिस्कस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कीप इन माइंड दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन एंड weakest in the gases. अब as the molecules are far apart as compared to the liquid and the solid, इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज होती हैं उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर तो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। इसी तरीके से अगर आप गैस की बात, लिक्विड की बात करें तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लिक्विड के सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में स्पेस होती है। अब आ जाते हैं आगे गैस में। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग थी वो तो खत्म हुई भी होती है। यही बात की हुई है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में लीस्ट सेपरेशन होती है। देखो लीस्ट सेपरेशन थी। और वीकेस्ट किस में होती है? गैस में होती है। देखो वीकेस्ट गैस के अंदर है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है फार अपार्ट इन एज कंपेयर टू लिक्विड है। तो इनके जो गैस के मॉलिक्यूल है क्यों वीक होती है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। दिस इज द रीजन, और यही रीजन है दैट द गैसेस एग्जिबिट द greatest relative thermal expansion while the solid have the least expansion। और यही रीजन है, वो कह रहे हैं यही रीजन बनती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन करते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड एक्सपेंशन। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो गैस के थर्मल एक्सपेंशन होता है, गैस थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस होता है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इधर उधर होते हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी तो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। जबकि अगर तो सॉलिड की बात करो, पहले तो एनर्जी दोगे, इनको अलग अलग करेंगे, ठीक है, एनर्जी इसमें वेस्ट होगी, फिर थोड़ी सी एनर्जी दोगे, फिर ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, फिर एनर्जी दोगे, फिर कहीं जाके ये एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या होता है, इनके दरमियान में जो फोर्सेज होती है वो तो होती ही नहीं है, उनको तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या हो जाता है फौरन से एक्सपैंड कर जाते हैं ये, ठीक है। यही रीजन है कि गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कम होती हैं और इसके अंदर रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हमारा वेपरेशन, जो कि हम बचपन से ही वैसे पढ़ते आ रहे हैं। इसको भी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वेपरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, वेपरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस। वेपरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है, बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो
गैस में चेंज हो जाता है एट इट सरफेस। ये फिनोमेना जो है सरफेस पे होता है, पूरे लिक्विड के अंदर नहीं होता है। ये फिनोमेना सरफेस पे होता है विदाउट बॉइलिंग। इसमें आप चीज को बॉयल नहीं करते, क्योंकि देखो बॉयल करते हैं तब भी तो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। अभी हमने पढ़ा अगर आपने लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो आप उसको बॉयल करोगे, लेकिन ये कह रहे हैं आपने लिक्विड से गैस में ही चेंज करना है, लेकिन आपने बॉयल नहीं करना उसको। ऑटोमेटिकली ये नेचुरली गैस में चेंज हो जाएगा और सरफेस पे चेंज होगा। आगे इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसको बेसिक बात याद करने वाली क्या है कि लिक्विड चेंज इनटू गैस, और ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। और ये बॉइलिंग के बगैर होता है। आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि एवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है या आर्टिफिशियल प्रोसेस है। कि एवेपोरेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। इट अकर एट ऑल टेम्परेचर बट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि एवेपोरेशन होती नहीं है, ठीक है। एवेपोरेशन हर टाइम होती है, ठीक है, हर टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, लेकिन ये ज्यादा हमें कब दिखती है जब आप उसका टेम्परेचर ज्यादा कर दें, ठीक है। जैसे अगर पानी पड़ा हुआ है कहीं पर, फ्लोर के ऊपर अगर पानी गिर गया है तो आप देखेंगे गर्मियों में भी कहीं पे आप देखेंगे कुछ देर बाद वो हल्का हल्का खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने तो उसको बॉयल नहीं ना किया, उस पानी को जो फर्श पे गिरा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता वेपरेट हो जाता है। वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। अगर तो गर्मी ज्यादा है तो वो जल्दी से वेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो गर्मी थोड़ी है यानी कि टेम्परेचर थोड़ा है उस जगह का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वेपरेट होगा, लेकिन अवेपोरेट लाजमी हो जाएगा। इट ऑकर एट ऑल टेम्परेचर, इसलिए कह रहे हैं कि हर टेम्परेचर पे वेपरेशन हो रही होती है, बट फास्ट कब होती है जब हाई टेम्परेचर होता है। दिस चेंज अक्कर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो वेपोरेशन का फिनोमेना है वो सरफेस पे होता है, वेयर सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस दिखाया गया। ये पूरा का पूरा पानी का अगर लगा लेते हैं, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। H2O बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। अगर अब यहाँ पे जो सरफेस पे होती है ना हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट से एनर्जी हासिल करते हैं, और एनर्जी हासिल करके इतनी ज्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो ऊपर की तरफ अवेपरेट कर पाए, ठीक है। ये एनर्जी हासिल करते हैं एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट से लेकर ये ऊपर की तरफ एवेपरेट कर जाते हैं। सिर्फ सरफेस वाले ही करते हैं, नीचे वाले वैसे ही घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है। इतनी इनफ एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो एक्सेप कर जाए, यानी कि ऊपर की तरफ भाप बन के उड़ जाए हवा के अंदर। एवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द एंटायर लिक्विड। एवेपोरेशन बिल्कुल ये नहीं है कि आपको पूरी एवेपोरेशन के लिए आपको पूरे के पूरे पानी को हीट करना पड़ेगा। अगर सरफेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट लेकर एनवायरनमेंट से वो फौरन ही एवेपोरेट हो जाते हैं। इट कैन ऑकर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं वहां पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही ना, तो एनवायरनमेंट से वो मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं, और हीट लेकर इनफ एनर्जी इतनी एनर्जी वो हासिल कर लेते हैं कि वो फौरन से एवेपोरेट हो जाए। अब जैसे यहाँ से वेपरेट होंगे ना ये वाले मॉलिक्यूल्स वेपरेट होंगे, नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे इनकी जगह लेंगे, ठीक है। जैसे अब ये वाला मॉलिक्यूल है ये इसकी जगह लेगा, और फिर ये वाला मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से हीट लेगा और फिर ये वेपरेट होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके अंदर आपको बॉइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, एट रूम टेम्परेचर पे ये बहुत स्लो एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल अब वही वाली बात कर रहे हैं कि फर्श के ऊपर अगर पानी गिर गया है आपसे, उसकी बात करेंगे ये दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वाटर इज स्लिप ऑन द फ्लोर, अगर आपसे पानी गिर गया फ्लोर के ऊपर, इट ग्रेजुअली यानी कि स्लोली डिसअपियर एज इट टर्न इनटू द वाटर वेपर, तो ये स्लोली स्लोली जो है वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो आपके रूम टेम्परेचर जो आप जहाँ पे बैठे हुए जहाँ पे पानी गिरा है, अगर तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो है वो तेजी से वेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो पानी वहां पे भी वेपोरेट होगा, लेकिन उसको खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वेपोरेशन का, क्योंकि हर वक्त तो होता रहता है, ये हर जगह होता रहता है। इट हेल्प इन डाइंग वेट क्लोथ्स, ये जाहिर है जो हम कपड़े सुखाते हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है, वेपोरेट होती है लिक्विड। आप जाहिर है आपने कपड़े सुखाए हैं, जो कपड़ों की सरफेस के ऊपर जो पानी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हवा के अंदर अवेपोरेट हो जाता है। एक कपड़े सुखाने के अंदर भी हेल्पफुल होता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग आवर बॉडीज, हमारी बॉडीज को थ्रो स्वेटिंग, स्वेटिंग के जरिए, यानी कि जब हमें पसीना आता है वो भी जब अवेपोरेट होता है, आपको पता है जब पसीना आया होता है अगर हम हवा करें उसको तो बहुत ठंडा ठंडा हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो यही बता रहे हैं कि हमारी बॉडी को भी ठंडा रखता है कूलिंग इफेक्ट के जरिए, वेपोरेट होता है हमारा पसीना, जैसे जैसे वो पसीना वेपोरेट होता है वैसे वैसे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है।
सेवरल की फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली और स्लोली दिस टेक प्लेस। अब हमने देखना है कि इवेपोरेशन कब ज्यादा होती है, कब कम होती है। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर। अगर तो टेम्परेचर जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कहीं पे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। द हायर द टेम्परेचर, अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा द फास्टर द इवेपोरेशन अकर, उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। व्हेन हीट इज एडेड, जब हीट ऐड होती है, द मोलिक्यूल्स इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिस्टम है और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनफ एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी लेंगे एनवायरनमेंट से और बहुत ज्यादा तेजी से रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जितना ज्यादा वो रैंडमली मूव करेंगे तो यानी कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उतने ही उनके चांसेस होंगे कि वो उस वाटर से निकल के इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी। सरफेस एरिया, a large surface area allow more liquid to be exposed to the air। जाहिर है, अब देखो एक इतना सा बर्तन है हमारे पास, एक बहुत ज्यादा है। इधर अगर पानी रखा हुआ है आपने तो वो वेपोरेट होने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम है। इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कोई 10-15 मॉलिक्यूल्स आएंगे और एक टाइम में 10-15 मॉलिक्यूल्स ही वेपोरेट होंगे। लेकिन अगर आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इधर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कोई 20 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक टाइम में 20 मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे, अगर सेम टेम्परेचर है, मैं कहती हूँ 20 सेल्सियस है, सेम टेम्परेचर पे इधर इस जगह से जिसका सरफेस एरिया कम है, इस जगह से थोड़े मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। लेकिन अगर सरफेस एरिया उस जगह का बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इस जगह पे उतने ही टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स एकदम निकल सकते हैं। 20 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम इवेपोरेट हो सकते हैं। इसका मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि जितनी ज्यादा बड़ी सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा बड़ा, उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन। This speed of evaporation, for example, water in a wide, shallow dish will evaporate quickly than the same amount in the tall, narrow container। वो कह रहे हैं अगर आपने एक इस तरीके का, यही वाली एग्जांपल दी हुई है कि अगर तो आप एक ऐसे करके नैरो ट्यूब ले लें, उसमें पानी ले लें और एक बहुत ज्यादा बड़ी सारी डिश ले लें, उसमें पानी ले लें, तो जो डिश है उसके अंदर से पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नैरो कंटेनर। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस एरिया पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स आएंगे और थोड़े से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। लेकिन क्योंकि ये इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो एनर्जी लेके एक टाइम में काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट होंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, एयर मूवमेंट। अब जाहिर है आप जितना ज्यादा हवा करेंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। ये देखो, अगर तो ये हमारे पास एक चीज है, इसके अंदर हम वाटर भर देते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं काफी सारे। अब अगर तो हवा चल रही है यहाँ से, ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए यहाँ से, ठीक है। अब हवा चलेगी, हवा इन मॉलिक्यूल्स को, इन वेपर्स को साइड पे ले जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल साइड पे चले गए तो जो नीचे से मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से ऊपर आएंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे। और जो ऊपर जो है यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि हवा जो है वो इनको साइड पे ले गई थी, अब ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से इवेपोरेट होंगे और हवा जो है इनको फिर से साइड पे ले जाएगी। यानी कि जितनी ज्यादा हवा चलेगी, यानी कि जितना ज्यादा एयर का मूवमेंट होगा, उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स जो है उनको जगह मिलेगी, वो जल्दी जल्दी ऊपर आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो हवा नहीं चल रही, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, हवा नहीं चल रही, अब ये मॉलिक्यूल्स उड़े, यहाँ पे वेपर्स हैं काफी ज्यादा। अब ये वेपर्स यहीं पे हैं, हवा नहीं चल रही, दूसरे नीचे से पार्टिकल्स आए, ठीक है। अब नीचे से दोबारा से पार्टिकल्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो दोबारा से वेपोरेट हो रहे हैं। अब ऊपर उनको जाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी काफी सारे वेपर्स हैं, हवा उनको नहीं लेके गई। जब हवा इनको यहाँ से यहाँ पे लेकर जाएगी, दूर लेके जाएगी, उनको ऊपर जगह मिलेगी कि हाँ भाई अब हम ऊपर जा सकते हैं, फिर वो ऊपर जा सकते हैं, ताकि उनको पहले जगह तो मिले। आगे वाले गए नहीं तो पीछे वाले कैसे आ जाएंगे। विंड और एयर मूवमेंट हेल्प टू कैरी आउट द वेपर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ऊपर लेके जाने में जो हमारे एयर मूवमेंट है वो हेल्प आउट करता है। दिस प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ वाटर, सैचुरेशन ऑफ एयर अबव द लिक्विड। सैचुरेशन मतलब इकट्ठा हो जाना। ये एयर मूवमेंट क्या करता है, वो ये जो ऊपर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसकी सैचुरेशन नहीं होने देता। एयर इसको फौरन से साइड पे ले जाता है ताकि अगले वेपर्स जो है आगे आ जाए, ठीक है। एंड अलाउ मोर मॉलिक्यूल्स टू इवेपोरेट, ठीक है। वाटर जो है, एयर जो है वो पहले क्या करता है कि जो सैचुरेशन हो रही होती है, यानी कि जो इकट्ठे हो रहे थे, सैचुरेशन का मतलब होता है जो इकट्ठे हो रहे होते हैं एयर वेपर्स, उनको साइड पे लेके जाता है ताकि जो आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको आगे टाइम मिल सके। आगे ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी मतलब के नमी कितनी है आपकी हवा के अंदर। इफ द एयर इज फुल ऑफ मॉइस्चर, अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है यानी कि हवा के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो वेपोरेशन क्या हो जाएगी आपकी, स्लो स्लो होगी। अब ऐसा क्यों है, वेपोरेशन स्लो स्लो क्यों होगी, क्योंकि देखो ये हमारे पास वाटर वेपर, अगर देखो एयर मूवमेंट और ह्यूमिडिटी आपस में रिलेट करते हैं। अगर तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एयर की मूवमेंट बहुत ज्यादा कम है, हवा भारी भारी लगती है आपको। अब हवा के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, यानी कि एयर के वाटर के पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने की उनको पास जगह नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर तो पहले ही वाटर पार्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से, और हवा भी नहीं चल रही होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ना तो ये साइड पे जा सकते हैं आप और ना ही ऊपर जा सकते हैं। तो इस वजह से जब जब आपके पास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपकी इवेपोरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, अगर आपकी जो एयर है वो उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो एवेपोरेशन क्या हो जाती है, स्लो स्लो होती है। बट इन ड्राई एयर, अगर तो हवा खुश्क है, ठीक है, अगर तो हवा खुश्क है, उसमें ये एयर के पार्टिकल्स है ही नहीं, तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑकर मोर रैपिडली, तो ये प्रोसेस है जो इवेपोरेशन का वो जल्दी से जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने ये ऑस्मोसिस वगैरह में पढ़ा था कि जहां पे कोई चीज ज्यादा हो वो हमेशा कम की तरफ जाती है। अगर तो हवा के अंदर पानी नहीं है, वेपर्स नहीं है वाटर के, तो ये क्या करेंगे, ये जो वेपरेशन हो रही है हमारी कंटेनर में वो जल्दी से फौरन फौरन ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो पानी है ही नहीं, ऊपर तो पानी के वेपर्स तो है ही नहीं होंगे। इस वजह से यानी कि यहाँ पे जो वेपर्स थे वो जल्दी से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे हवा के अंदर। अगर इसीलिए कह रहे हैं, बट इन ड्राई एयर द प्रोसेस ऑकर मोर रैपिडली बिकॉज द एयर कैन अब्सॉर्ब मोर वाटर वेपर्स। नेचर ऑफ द फ्लूइड, अगर तो आपका फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा नेल पॉलिश हम लगाते हैं, जो इथर लगाते हैं हम, जब नेल पॉलिश रिमूवर जो हमारा होता है, वो कहते हैं आप उसको हवा में मत छोड़े, वो जल्दी से उड़ जाएगा। या एज कम्पेयर टू अगर आप उतना ही पानी रखें और उतना ही वो जो इथर है अपना वो रखें, तो उन दोनों में से क्या चीज पहले जल्दी एवेपोरेट हो जाएगी, आपका जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। यानी कि नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एवेपोरेशन। डिफरेंट लिक्विड एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर तो मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लिक्विड को वेपोरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान में बहुत ज्यादा कम है, तो पानी जल्दी से, या अल्कोहल या कुछ भी है, वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द अल्कोहल एवेपोरेट फास्टर, अल्कोहल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती, तो वो जल्दी से फास्टर एवेपोरेट हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल रिक्वायर लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर। क्यों एवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है उसको लेस एनर्जी चाहिए होती है और वो जल्दी से फौरन से वेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो बहुत ज्यादा एवेपोरेशन होगी। मतलब अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है, देखो अगर तो यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने इनफ एनर्जी ले ली और इन्होंने वेपरेट होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा होता है। अगर बाहर से प्रेशर जो है कम लगेगा तो क्या होगा, ये जल्दी से वेपरेट हो जाएंगे। अगर तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी कि प्रेशर क्या कर रहा है, इनको रोक रहा है, तो जल्दी से वेपरेट ही नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि बाहर से अगर प्रेशर कम लग रहा है तो आपकी एवेपोरेशन ज्यादा होगी, सिंस देयर इज लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस। अगर कम प्रेशर लग रहा है तो यानी कि कम फोर्स लग रही है जो मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ धकेल रही है, नीचे की तरफ धकेल रही है, ठीक है, मेकिंग इट इजियर फॉर द मॉलिक्यूल टू द एस्केप। इसीलिए मॉलिक्यूल्स को इजी होता है कि वो एक्सेप्ट कर जाए, यानी कि प्रेशर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कूलिंग कॉज्ड बाय एवेपोरेशन, के जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कैसे हमें कूलिंग इफेक्ट देता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो वेपरेट क्यों हुए थे, क्योंकि उनके पास एनर्जी काफी ज्यादा थी। अब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी लेके कहाँ पे चले गए हैं, बाहर की तरफ चले गए हैं, जाहिर है इन्होंने एनर्जी ली। अब जब ये एनर्जी लेके गए, वो एनर्जी कहाँ से ली थी, या तो सराउंडिंग से ली थी या तो सिस्टम से ली थी, या ये जो हमारा सिस्टम है यानी कि जो हमारा जार है, वो क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपरेट होते हैं, वेपरेट होने के साथ साथ वो जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको भी लेकर अपने साथ चले जाते हैं। दिस प्रोसेस cools the liquid down because the higher energy molecules leave behind cooling
कूलर मॉलिक्यूल्स, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो निकल गए, अब पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिनकी एनर्जी जो है कम है। तो इस तरीके से जो बाकी एनर्जी, बाकी मॉलिक्यूल्स हमारे पास बचते हैं वो ठंडे वाले बच जाते हैं, यानी कि जो कूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच जाते हैं, और जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास बाकी सिस्टम रह जाता है वो हमारे पास ठंडा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, द स्वेट ऑन आवर स्किन अवेपरेट, जब हमें पसीना आता है और हमारे स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम हवा दें पंखे से, तो जो हमें ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है, टेकिंग हीट, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हमारी जिस्म के ऊपर होते हैं, ऐसे जो हमारे जिस्म के ऊपर होते हैं, वो हमारे जिस्म की जो हीट है वो लेकर आहिस्ता से अवेपरेट कर जाते हैं। जब वो अवेपरेट कर गए तो पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स बच गए, ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स, कूलर वाले मॉलिक्यूल्स बच गए, तो वो हमें कौन सा इफेक्ट देते हैं, कूलर इफेक्ट देते हैं। वेपरेट्स टेकिंग हीट अवे, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई एनर्जी वाले, वो वेपरेट हो जाते हैं, हीट को लेकर वेपरेट हो गए फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, और जो बाकी पीछे बच गए वो कूलर मॉलिक्यूल्स बच गए, जिसकी वजह से हमें क्या फील हो जाएगा, मेकिंग अस फील कूलर, जिसकी वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होगा। सिमिलरली इसी तरीके से वेट क्लोथ ड्राई फास्टर, गीले कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं ऑन हॉट डेज, गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते होते हैं। क्यों, एज कम्पेयर टू सर्दियों के दिनों में, अगर हम सर्दियों वाले दिनों में कपड़े सुखाएं तो वो बहुत देर से सूखते हैं, लेकिन अगर गर्मियों के दिनों में हम कपड़े सुखाएं तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वेपरेशन बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, बिकॉज वाटर वेपरेट्स क्विकली, कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट्स evaporate, क्यों, क्योंकि जो एक तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी जो वेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होगी। जब वेपरेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेपरेशन होगी, यानी कि सरफेस के ऊपर से जितने ज्यादा पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वेपरेट होंगे, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो ठंडे रह जाएंगे, और हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू वेपरेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ, ये जो कूलिंग इफेक्ट है हमारे नेचर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप थिंग्स कूल, ये हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मलाइज करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, और चीजों को भी ठंडा रखता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी इसके बारे में, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारे ओजोन लेयर, जो है हमारी अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है, यहाँ पर ओजोन लेयर, जो सीएफसी गैस होती है, वो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में होती है, वो ये सीएफसी गैस क्या करती थी, ये ऊपर जाती थी, ओजोन को जाकर डिप्लेट करती थी, यानी कि होल बना दिया था उसने। ठीक है, अब ये होल से हमें नुकसान क्या होगा, होल से हमें नुकसान ये होगा कि जो सन से, यहाँ ऊपर ये जो सन था हमारा, उससे जो रेडिएशन आ रही थी वो सीधे इस होल से अर्थ पे आ जाती थी, और उन रेडिएशन से स्किन कैंसर, आई कैंसर, ये सारा कुछ हो रहा था। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन लगाया जा रहा है कि जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमने यूज नहीं करना, ये कम से कम यूज करना है, इसकी जगह पे हमने बाकी चीजें यूज करनी है, ताकि हमारा जो ओजोन है वो बचा रहे। अब रेफ्रिजरेटर में हमने ऐसे कुछ रेफ्रिजरेटर्स बनाए जिसके अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नहीं यूज करेंगे। अगर हम उसके अंदर यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम ना ठंडा करने के लिए यूज करते थे, जैसे ठंडक होती है ना उसको, लेकिन अब हमने क्या करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी यूज नहीं करना रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर ठंडा भी होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, इन द मॉडर्न रेफ्रिजरेटर सिस्टम द कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय वेपरेशन, जो कूलिंग इफेक्ट है मॉडर्न रेफ्रिजरेटर में वो किस तरीके से कॉज किया जा रहा है, वेपरेशन वाले प्रोसेस से कॉज किया जा रहा है, और पहले कैसे कॉज किया जाता था, सीएफसी गैस से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब हम इसको सीएफसी गैस को रिप्लेस कर रहे हैं नए तरीके से, जिसमें एवेपोरेशन होगी और ठंडा इफेक्ट मिलेगा, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रोलिंग टेम्परेचर, एवेपोरेशन होगी और टेम्परेचर लो होगा विदाउट रिलेइंग ऑन हार्मफुल सीएफसी गैस, जिससे हम बहुत ज्यादा सीएफसी गैस से भी रिले नहीं करेंगे। दिस सिस्टम यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट, ये जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज करता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है वो वाला फ्लूइड जिसके अंदर जो एवेपोरेशन काज करता है। हम कहते हैं ना हमने हमारे फ्रिज की गैस निकल गई, वो जो रेफ्रिजरेंट वो डाल के जाते हैं उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, फ्लूइड होता है ये। दैट वेपरेट एंड लो टेम्परेचर, ऐसा रेफ्रिजरेंट लिया जाता है पहले तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि सीएफसी वाला, सीएफसी जैसा नहीं लेना हमने कि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करे, कोई ऐसा सस्टेनेबल किस्म का हमने लेना है रेफ्रिजरेंट, जो कि थोड़े से टेम्परेचर पे भी अवेपरेट हो जाए इनसाइड कूलिंग कॉइल्स। कूलिंग कॉइल्स लगी होती हैं, अभी नीचे हम डायग्राम पे चलते हैं, कूलिंग कॉइल्स में वो थोड़े से टेम्परेचर पे भी क्या हो जाए, वेपरेट हो जाए और कूलिंग इफेक्ट दे दे। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं इसकी नीचे आके।
डायग्राम को समझते हैं, देन हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास लगा हुआ है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर फ्लूइड होता है। अब इस रेफ्रिजरेंट से क्या होता है, यहाँ पे है हमारी फ्रिज के अंदर हीट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हीट लेता है रेफ्रिजरेंट एट लो टेम्परेचर, यानी इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी ना तो ये इवेपोरेट हो जाएगा फौरन से। अब इसको थोड़ी सी भी हीट मिली तो ये रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया है, ठीक है। ये देखो एरो बने हुए हैं, ये रेफ्रिजरेंट अब क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया है, ठीक है। जब रेफ्रिजरेट इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगी, तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो जाता है, कूलिंग प्रोसेस हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जब जैसे ही जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे वो कूलर वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे और सिस्टम आपका ठंडा हो जाएगा। अब ये हीट इसने ली, लेके जब ये वेपर्स में चेंज हुआ तो कौन सा इफेक्ट कॉज हुआ, कूलिंग इफेक्ट कॉज हुआ। अब ये जो वेपर्स हैं वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब इन वेपर्स का एक तो लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और इनका प्रेशर भी लो होता है। अब ये नीचे जाके नीचे लगा होता है हमारे पास कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। अब कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर इस पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स को, क्योंकि ये वेपर्स हैं, वेपर्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा, इन वेपर्स के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, यानी कि इसको थोड़ा पास पास लेके आएगा। इसको जब पास पास लेकर आएगा और साथ में इसका क्या करेगा, हाई टेम्परेचर करेगा इसका, क्योंकि ये लो टेम्परेचर था, इसको इनके जो वेपर्स हैं इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे लेके जाएगा और इनका प्रेशर भी क्या करेगा, हाई करेगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये वाली, एक ये वाली। अभी हमने ऊपर देखा ये वाले हिस्से में कौन सा प्रोसेस था, गैस का, इतने हिस्से में ये गैस ही थी, ठीक है। पास ये कंप्रेसर जो है वो अब हमें यहाँ पे गैस को थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है, हल्का सा कंप्रेस करेगा, अभी लिक्विड नहीं बनी हमारी गैस। देन ये चला जाएगा कंडेंसर के अंदर, ये हमारे पास पाइप्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास जाएंगी, ये जो हमारे पास वेपर्स हैं ये हमारे पास इनके अंदर से होते हुए इधर चला जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर आपको अपने फ्रिज के पीछे नजर आएगा, जहां से हीट रिलीज हो रही होती है ना बहुत ज्यादा, वो पाइप से लगे होते हैं, वो होता है हमारा कंडेंसर। अब इस कंडेंसर के अंदर क्या होगा, कंडेंसर क्या करेगा, आपके जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा था कि गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी कि बैक प्रोसेस है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि रिलीज होगी, हीट रिलीज करेगा। जब गैस जो है हीट को रिलीज करेगा तब वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। क्या था, अगर आप लिक्विड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ती है। अगर आप वो गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, कंडेंसर जब गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेगा तो हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये जो पाइप्स होते हैं इसके अंदर से हमें हीट रिलीज होती हुई महसूस होती है। आपके जो फ्रिज है उसके पीछे लगा हुआ होता है, ये उधर से बहुत ज्यादा गरम गरम हीट सी निकल रही होती है, वही होती है ये हीट। अब ये जो हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये कैपिलरी ट्यूब से लेकर कैपिलरी ट्यूब के अंदर दोबारा से चला जाएगा रेफ्रिजरेंट के अंदर, और फिर से दोबारा से फ्रिज के अंदर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, दोबारा से गैस बनेगा और दोबारा से कंप्रेसर के पास जाएगा, और ये सारी की सारी डायग्राम दोबारा से बार बार प्रोसेस होता रहेगा। इस पूरे के अंदर हमने जस्ट एक रेफ्रिजरेंट यूज किया है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई भी गैस जो सीएफसी गैस है वो हमने यूज नहीं किया। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने मतलब पीछे ही क्या होता था, ये रेफ्रिजरेंट के अंदर हम सीएफसी गैस भरते थे, बट इसके अंदर अब हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस भरते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं, एक दफा इस टेक्स्ट को सारे को रीड करते हैं। इनसाइड द कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल्स कहाँ पे होती है, कूलिंग कॉइल्स ना यहाँ पे लगी हुई होते हैं, ये यहाँ पर ऐसे करके गोल गोल कॉइल्स लगी हुई होती हैं, नजर नहीं आ रही, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कॉइल्स लगी हुई होती हैं जहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो ठंडा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे, एज द रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट, जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट जो एवेपोरेट करता है, एवेपोरेट कैसे करता है, इट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया सच एज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। पीछे मैंने बताया कि जो रेफ्रिजरेंट है उसको एवेपोरेट करने के लिए वो क्या करेगा, हीट फ्रिज के अंदर से हीट लेगा और आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट कर जाएगा। जैसे ही वो एवेपोरेट करेगा, जाहिर है एवेपोरेट हो रहा है, एवेपोरेट जो है कूलिंग प्रोसेस है, जब एवेपोरेट करेगा काजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप, उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दिस एब्जॉर्ब हीट इज देन कैरिड आउट एज द वेपर इज कंप्रेस्ड एंड कंडेंस। अब ये जो वेपर्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, पहले कहाँ पे जाएंगे, कंप्रेसर के पास जाएंगे। कंप्रेसर क्या करेगा आपका, कंप्रेसर आपका करेगा उसका प्रेशर जो है थोड़ा सा हाई करेगा और साथ में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करेगा। देन जाएगा कंडेंसर के पास, कंडेंसर क्या करेगा, उसको गैस के वेपर को किस में चेंज करेगा, लिक्विड में चेंज करेगा।
जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या चीज रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और वो हीट जो है वो बाहर निकल जाती है हमारे कंडेंसर से बैक इनटू द लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट से बाहर की तरफ। दिस साइकिल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें एवेपोरेशन हुई है, कंप्रेस्ड हुई है और कंडेंसेशन हुई है, इससे जो है कॉन्टिन्यूस कूलिंग होगी while avoiding the environmental damage once caused by ozone depleting CFC गैस। इससे क्या होगा, हमने बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज इस्तेमाल किया और जो हमने CFC गैस हम इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारी ओजोन को, हमारी अर्थ को जो है हार्मफुल था हमारी अर्थ के लिए, वो हमने यूज नहीं किया पूरे प्रोसेस में। यानी कि इसके अंदर सिंपल प्रोसेस था, एवेपोरेट हुई, कंप्रेस हुई, कंडेंस हुई, हीट रिलीज की और दोबारा से रेफ्रिजरेंट में चली गई। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो आप दोबारा से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स वहां पर भी क्लियर कर दूंगी। वीडियो को लाइक कर देना है आपने, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मुझे एक अच्छा सा कमेंट दे दिया करें, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। आपसे मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।